गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से आज शाम लौटेंगे। उनके लौटने के बाद ही ये बैठक हो पाएगी। तो 3 बजे जो बैठक होने वाली थी उस बैठक में थोड़ी देरी हो रही है। गुजरात में अमित शाह हैं और मकर संक्रांति पर कल वहां पर पहुंचे थे। एक मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। लेकिन बंगाल बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और ये अहम बैठक बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने जबरदस्त अपनी ताकत झोंक दी है और विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली। थोड़ी सी देर यहां पर जरूर हो रही है, क्योंकि अमित शाह निकल चुके हैं गुजरात से और जैसे ही वो आएंगे। बंगाल इस समय एक बैठक का इंतजार कर रहा है। बंगाल बीजेपी तो ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देती बीजेपी दिखाई दे रही है। ममता की पार्टी में खलबली है। कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और ऐसा लगता है कि तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनकी, वो भी इसी राह पर हैं। भारत माता के, भारत माता के। अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अब की बार नारा टारगेट 200 का है। सामने ममता बनर्जी हैं, जो 27 साल की लेफ्ट सरकार को हटाकर 10 साल से बंगाल की सत्ता पर बनी हुई है। लेकिन लोकसभा में कमाल से बीजेपी को 2021 में बंगाल की सत्ता दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आज दिल्ली में बीजेपी की बंगाल में महा बैठक है। इस बैठक में बंगाल के बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। बंगाल में फिर एक बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद तृणमूल कांग्रेस से कुछ और नेता भाजपा का रुख कर सकते हैं। इसी बीच दिलीप घोष और मुकुल रॉय का गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिलना काफी अहम हो जाता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में गर्माती हुई चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर इस महीने के अंत में बंगाल पहुंचेंगे। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार आक्रामक होती जा रही है। ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। तृणमूल के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय पाला बदल सकती हैं। बंगला फिल्म की हीरोइन रह चुकी शताब्दी रॉय के फेसबुक पोस्ट से अटकलों को और जोर मिल रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, आज तक कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कई कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखती। उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हर जगह जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं आपके पास आऊँ। यही नहीं, शताब्दी रॉय ने आगे लिखा है, मुझे कई कार्यक्रमों की खबरें नहीं मिलती। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे जा सकती हूँ। इस नए साल में मैं निर्णय लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि पूरी तरह से आपके साथ रह सकूँ। अगर कोई फैसला लेती हूँ तो 16 जनवरी दोपहर 2 बजे सूचित करूँगी। सवाल उठ रहा है कि वीरभूमि से शताब्दी रॉय के इस पोस्ट का क्या मतलब निकाला जाए। क्या शताब्दी भी ममता को छोड़ने जा रही है? क्या शताब्दी भी शुभेंदु की राह पर है? बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय तो ताल ठोक रहे हैं कि ममता के 41 विधायक उनके साथ आने को तैयार हैं। बहुत निराशा है। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी, लेकिन 5 साल में गंगा में काफी पानी बह गया। ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बना हुआ है। लोकसभा में कमाल करने के बाद बीजेपी ने साबित कर दिया कि बंगाल में जादू तो वही कर सकती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। शताब्दी रॉय कल दिल्ली आ रही हैं और संभव है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शताब्दी रॉय ने कहा, अमित शाह से मिलने में गलत क्या है? बतौर सांसद मैं मिलने जा रही हूं। दीदी ये बताया जा रहा है कि आप बीजेपी के साथ भी आपकी बातचीत हुई है, अमित शाह के साथ भी आपकी बातचीत हो सकती है। क्या इसका संभावना है? इज देयर अ चांस? नहीं, ये अभी जो हो गया ना पॉलिटिक्स में वेस्ट बंगाल में, जो भी है कुछ भी पार्टी के
खिलाफ नहीं, पार्टी के लिए कुछ भी बोले, अपने लिए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टी को अगर कोई एक्सप्लेन करे मेरा प्रॉब्लम क्या है, फिर भी वो बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं। ये हर पॉइंट, हर प्रॉब्लम बीजेपी के साथ है ही नहीं। लेकिन अमित शाह के साथ मिलना भी ऐसा अनयूजुअल कुछ है नहीं। मैं एमपी हूँ, मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, मैं मिल ही सकती हूँ। और ये भी नहीं है जो अगर आप मिलो बीजेपी में ज्वाइन करो, ऐसा भी। देखिए, अगर आपका ये तो सच है, जो पार्टी मुझे शताब्दी राय बनाया नहीं ना। मैं तो पहले से शताब्दी राय थी, फिर मुझे एमपी बनाया। मुझे रेस्पेक्ट जो था, मेरे से जो प्यार था, उस पे ऐड हुआ, है ना। तो जो अगर आप मुझे एमपी के नाते रेस्पेक्ट भी मत करो, आप पॉलिटिशियन नाते रेस्पेक्ट ना करो, मेरा जो रेस्पेक्ट इतना दिन से बना हुआ है उस पर तो साफ जाहिर है। सुन लिया आपने, शताब्दी राय खुश तो नहीं हैं। न्यूनतम सम्मान की बात वो अपनी पार्टी में कह रहे हैं। उधर दिलीप घोष जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने शताब्दी राय के बीजेपी में आने के सवाल पर साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में ये जरूर बता दिया है कि वो किसी के भी आने का बीजेपी में स्वागत करेंगे, तैयार है। কেউ ফেসবুকে, কেউ ফেস টু ফেস। তো আপনাদের ফেস টু ফেসও কেউ বলছে, কেউ ফেসবুকেও বলছে। তো এটা হচ্ছে টিএমসি পার্টিটা, আমরা বলেছি এই পার্টিটা টিকবেই না, কেউ থাকবেই না ওখানে। যারা বাধ্য হয়ে ছিলেন, এখন ধীরে ধীরে তারা মুখ খুলতে আরম্ভ করেছেন, বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন। আরও অনেক কিছু ঘটবে, দেখুন। মানুষই মানুষের পাশে দাঁড়ায়। শুধু এটুকু বলবো যে একটু চোখ কান খোলা রাখবেন। অনেকেই চারিপাশে করোনার থেকে বেশি ডেঞ্জারাস। করোনার থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? বিজেপি। কারণ ওরা আমাদের কালচার বোঝে না, কারণ ওরা মনুষ্যত্বের দাম বোঝে না, ওরা বোঝে না আমাদের পরিশ্রম, ওরা জানে শুধু বিজনেস। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, शताब्दी राय तो ममता बनर्जी के काफी करीबी थी, ये जो भगदड़ मची है टीएमसी में, क्यों, कारण क्या है इसका, और कितनी संभावना है कि शताब्दी बीजेपी में चले जाएंगे? इंद्रजीत, देखिए, सही, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले बीरभूम में ममता बनर्जी ने एक रोड शो किया था, और पूरे रोड शो में ममता बनर्जी के बगल में खड़ी थी शताब्दी राय। और आज अचानक शताब्दी राय जिस तरह का बयान आज तक से बात करते हुए कहा, उससे सबको, पूरे तृणमूल को शौक है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों शताब्दी राय इस तरह का बयान दे रहे हैं। राय का सीधा सवाल है कि इस पिछले कुछ सालों में वो एमपी जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो पार्टी के प्रोग्राम्स हैं वहां पे भी उनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो मैंने उनको पूछा था कि आपने क्या मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को ये कहा था? उन्होंने कहा कि कहने का क्या फायदा, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो शताब्दी राय खफा है पार्टी से, और वो उसको जाहिर भी कर रहे हैं। और इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की ओर से फायर फाइट जिसे कह सकते हैं, वो किया जा रहा है। इस वक्त सौगत राय, हम लोग सौगत राय के घर के बाहर है, वो निकल चुके हैं यहाँ से। कुछ देर पहले उन्होंने फोन पे बात भी की शताब्दी राय से, और तृणमूल का कहना है कि शताब्दी राय एक एसेट है पार्टी के लिए, उनको पार्टी में ही रहना चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं लिया है, लेकिन अटकलें तो ऑब्वियसली ये लगाई जा रही है कि वो शायद कुछ दिनों में दिल्ली जा सकती है। और जब मैंने पूछा उनको कि आप अमित शाह से मिलेंगे, तब उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। मैं एक एमपी हूँ, सांसद के रूप में पार्लियामेंट जा सकता हूँ और किसी भी पार्टी के नेता से मिल सकता हूं। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। कल शताब्दी राय आ रही हैं दिल्ली, अमित शाह से मुलाकात करेंगी। बहुत संभावना कि वो बीजेपी में चली जाएं, बीजेपी ज्वाइन कर लें। आज की एक और बड़ी खबर, किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। एक और दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। ये 9वें दौर की बातचीत है, और बातचीत के टेबल पर किसान नेता और सरकार के 2 मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल, ये सब आमने सामने हैं। बैठक से पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत से ही निकलेगा समाधान। हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और आदेश का सम्मान करते हैं। सरकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी। पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया
भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अशोक हमारे साथ हैं। अशोक, 9वां दौर है, कमेटी का गठन हो चुका है, किसान कमेटी के सदस्यों पर आपत्ति व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में आज की इस बैठक से क्या निकल सकता है? देखिए, कुछ निकलने की उम्मीद नहीं है। सुबह से जो मीटिंग हुई है, करीब 2-2.25 घंटे की मीटिंग चली, उसके बाद लंच ब्रेक अभी चल रहा है। सरकार ने आते ही ये कह दिया था, नरेंद्र सिंह तोमर ने, कि हम तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों ने उसके जवाब में कहा कि तीनों कानून वापसी से कम, रद्द से कम हम मानने वाले नहीं है, संशोधन बिल्कुल चाहते नहीं है। सरकार ने कहा कि संशोधन करने को तैयार है, तो किसानों ने साफ तौर से रिजेक्ट कर दिया। पीयूष गोयल ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में फायदे गिनाने चाहे तो किसानों ने कहा इससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है और ये हमारे हित में नहीं है। सरकार बार बार तीनों कानूनों के फायदे और उनके संशोधनों की बात करती रही, लेकिन किसान अड़े रहे अपनी बात को लेकर के। नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ तक कहा कि हमने आपकी ज्यादातर बातें मान ली हैं, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, आप अड़े हुए हैं इस बात को लेकर के, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। किसानों को कहा, किसानों ने कहा हमारी मांग शुरू से कि तीनों कानूनों को रद्द होने की है। और सुप्रीम कोर्ट की बात भी सरकार ने रखी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी है, जिसपे सरकार किसानों ने कहा कि वो फौरी तौर से लगाई है, परमानेंट नहीं लगाई है। इसलिए आपको ये बातचीत जो हो रही है, क्योंकि कानून पार्लियामेंट ने बनाए, तो आप ही को सरकार को रद्द करने पड़ेंगे। सरकार नहीं मान रही इस बात को लेके, तो किसानों ने कहा कि अब बातचीत करने का फायदा नहीं है इस मुद्दे पे, एमएसपी पे बात कीजिए। तो अब उम्मीद है कि लंच के बाद एमएसपी पे बात होगी। गतिरोध बना हुआ है अभी भी सरकार और किसानों के बीच, तो आज की बैठक में भी कोई नतीजा निकलते हुए नहीं निकल रहा है। बात वहीं पे अटकी हुई है जो पिछली 8 मीटिंगों से अटकी हुई थी, तीनों कानूनों की वापसी को लेकर के। अशोक, एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं जब आप और हम बात कर रहे हैं। किसान भोजन कर रहे हैं, लंच किया उन्होंने, और ये खाना आज भी किसान लेकर आए हैं। जो उनके आंदोलन स्थल पर बन रहा है वही खाना यहाँ पर आया है और सरकार के मंत्रियों से अलग वो अपना खाना खा रहे हैं। अपना खाना खुद लेकर आए, सरकार का खाना भी उन्होंने नहीं खाया। क्या संकेत और क्या इससे एक संदेश किसान देना चाहते हैं अशोक? देख, किसान साफ तौर से पहले भी अलग एक बार ही इकट्ठा खाना खाया था, उसके बाद अलग अलग खाना खा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारा सरकार के साथ जो विवाद है, जो मुद्दों का विवाद है, और हम किसान के साथ, क्योंकि मैसेज गलत चला गया था साथ खाना खाने से, ये साफ तौर से किसानों ने कहा था उस वक्त भी जब एक बार खाना खाया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग चीज चली गई थी, किसानों को ये कहना था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार के साथ कोई समझौता करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इश्यूज को लेकर जो मतभेद है वो अभी भी है और रहेगा। मुद्दों की बात है वो हम अभी भी कर रहे हैं, और एक बार खाना खाए तो हमें यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। समय की थोड़ी सी कमी है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो राहुल गांधी, कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये लखनऊ में हुआ है। नए साल पर एक बार फिर से कांग्रेस को किसानों की याद आई है। कांग्रेस देश भर में राजभवन का घेराव करने निकली है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध करने सड़कों पर उतरे, लेकिन लखनऊ में पुलिस ने पहले ही कांग्रेस के इस प्रदर्शन को रोक दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया अजय लल्लू को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लेकिन राहुल गांधी किसानों को लेकर मोदी पर हमलावर। ये जो मामला है इसको समझने के लिए पहले 2-3 और चीजें समझनी पड़ती। ये जो आज बॉर्डर पे हो रहा है और ये जो 3 नए कानून आए हैं, ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हुई और इस बात को
मैं सालों से उठा रहा हूं। सवाल आपको याद होगा भट्टा परसोल, पहली बार ये भट्टा परसोल में उठा था कि इस देश में किसान का क्या हक है, किसान की क्या राइट है, क्या जमीन, किसान की जमीन उसकी है या किसी और की, जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और। पहली बार ये सवाल भट्टा परसोल में उठा। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब ये नया कदम आया है, ये जो 3 कानून है ये किसान को खत्म करने के कानून है। साजिश की सुरंग जिसे खोदकर आतंकवादियों को भारत भेजने के फेर में था पाकिस्तान, सुरक्षा बलों के जवानों ने पाकिस्तान के इस साजिश पर पानी फेर दिया। आज तक को ये जानकारी मिली कि साजिश पर काम करने वाले आतंकवादी केवल मोहरे हैं, उनके पीछे पूरी पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। सेना दिवस पर अपने संबोधन में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की जिस सुरंग वाली साजिश का जिक्र किया था, उसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। रस्सी खींचो, जोर से खींचो। शक है कि करीब 150 मीटर लंबी और 25 से 30 फीट गहरी सुरंग आतंकवादियों की घुसपैठ या हथियारों की तस्करी के लिए बनाई गई थी। इसका एक सिरा पाकिस्तान के शकरगढ़ से जुड़ा हुआ है। करीब 150 मीटर लंबा है और पाकिस्तान के शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और वहां से फिर ये इंडियन टेरिटरी में एंटर हुआ है। ये टनल करीब 25 से 30 फुट गहराई इसकी है और उसका जो डाया है वो करीब 2 से 2.5 फुट का है, जहां पर एग्जिट इंडियन साइड में है। और उसमें काफी सैंडबैग्स मिले हैं जो एग्जिट है, जिससे कि उसके माउथ को रीइंफोर्स किया गया है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर एंटी टनलिंग ड्राइव के दौरान अब तक ऐसी 3-4 सुरंगें पकड़ी जा चुकी हैं। बीएसएफ को शक है कि इसके पीछे सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी भी शामिल है। नहीं, ये सिर्फ टेररिस्ट का ही हाथ नहीं है इसमें। हालांकि टेररिस्ट हो सकता है इसमें बनाने में लगे होंगे, लेकिन इसमें पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है उनको, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक में टनल बनाना जब तक पाकिस्तान रेंजर्स का परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते। पाकिस्तान आर्मी की परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते हैं। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका जब तक कंकरेंस नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। और ये टनल बनाने में कम से कम 1-1.5 महीना लगता है। इस प्रकार से अगर कोई ग्रुप वहां पर ऑपरेट कर रहा है तो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के नॉलेज के नहीं हो सकता। बीएसएफ के मुताबिक सांबा और कठुआ जिले में अब तक जो सुरंगें मिली हैं, उसकी बनावट हैरान करने वाली है। ऐसा लगता है किसी एक्सपर्ट की मदद से ये सुरंगें खोदी गई हों। वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट जिस प्रकार से इसमें लगी हो उस प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग इसको टनल को बनाते हैं ये कहीं ना कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेके जरूर आए हुए हैं, ये मेरा मानना है। पाकिस्तान के बाहर से क्या आपका इशारा चीन या किसी और कंट्री? कोई भी कंट्री से हो सकता है जिनके साथ में इनके रिलेशन अच्छे होंगे, या जो लोग इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इस प्रकार की उनको असिस्टेंस दी होगी, ऐसे लोग हो सकते हैं। क्या चाइनीज फुटप्रिंट मिला? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं ट्रेनिंग बाहर ली है। सुरक्षा बलों ने सीमा पार की इस गुस्ताखी को बेहद संजीदगी से लिया है। साजिश की सुरंग का खुलासा होने के बाद आईजी बीएसएफ जम्मू रेंज ने दिल्ली आकर डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना को पूरे मामले की जानकारी दी है। सुरंग वाली साजिश का खुलासा करने के साथ साथ बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ और बीएटी की मूवमेंट को भी ट्रैप किया है। आज तक के पास ऐसे वीडियो हैं जो पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करते हैं।
पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 1। ये वीडियो 15 सितंबर 2020 का है, जब रात के करीब 12 बजे पाकिस्तान की BAT टीम की घुसपैठ को BSF ने नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 2। ये वीडियो 26 सितंबर 2020 का है। इस वीडियो में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश करती नजर आ रही है। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 3। ड्रोन कैमरे के इस वीडियो में पाकिस्तान की जंगल वाली साजिश का खुलासा हुआ है। अपनी सीमा में पाकिस्तान आर्मी और ISI ने आतंकवादियों को आड़ देने के लिए नए नए जंगल बसाए हैं। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 4। सरहद के बीच की ये बाउंड्री आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अब देखिए पाकिस्तान की सरजमी का ये हिस्सा। काले कपड़ों में चहलकदमी हो रही है। ये कोई और नहीं बल्कि वही बॉर्डर एक्शन टीम की पाकिस्तान टीम है जो घुसपैठ की कोशिश में थे। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आज सेना दिवस पर जब आर्मी चीफ ने जवानों को संबोधित किया तो पाकिस्तान के साथ चीन को भी उन्होंने सख्त चेतावनी दी। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने साफ कहा कि देश की संप्रभुता पर आंच हम नहीं आने देंगे। हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती न करे दुश्मन। गलवान में वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। ये है देश की आन बान और शान के रखवाले। देश के बहादुर जवानों की टोली जब चलती है तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सेना दिवस पर जाबाज जवानों की परेड की ये तस्वीर देश को आश्वासन की तरह है कि सरहद की रक्षा सुरक्षित हाथों में है। यही यकीन आर्मी दिवस पर अपने संबोधन में आर्मी चीफ MM नरवणे ने दिया। जनरल नरवणे ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को सख्त चेतावनी दे दी कि वो हिंदुस्तान के धैर्य का इम्तिहान न ले। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। सेना प्रमुख गलवान का जिक्र कर रहे थे जब 15 जून की रात चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया था। भारत के जवानों ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन के करीब 40 सैनिकों को मार गिराया। ये और बात है कि मुंह की खाने के बावजूद चीन इसे स्वीकार नहीं कर रहा और तब से LAC पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। कड़ाके की सर्दी में भारत के जवान लद्दाख में नियंत्रण रेखा की रखवाली के लिए मुस्तैद हैं, जबकि भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीनी सेना ठंड से ही हार गई। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC से अपने 10,000 जवानों को हटा लिया है। सेना प्रमुख ने चीन को तो चेताया ही है, साथ ही चीन का मोहरा बन चुके पाकिस्तान को भी बता दिया कि वो चाहे साजिशों के लाख जाल बुन ले, उसको हर बार मुंह की ही खानी पड़ेगी। नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में
44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन प्रयासों से JNK में न केवल हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि अवाम को भी आतंकवाद से राहत मिली है। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी जो हर रोज हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिश का जाल बुनते हैं। हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिलने के बावजूद ये नई हिमाकत से बाज नहीं आते। लेकिन इनकी हर हिमाकत का जवाब देने के लिए हर पल तैयार हैं देश के वीर सपूत, क्योंकि ताकत वतन की इनसे ही है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हम। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।